नमस्कार मित्रों। देखिए, हम बात कर रहे थे, जो हमारी चर्चा चल रही थी वो चल रही थी राजस्थान की जीके के अंतर्गत। राजस्थान की भूगोल को हम पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम राजस्थान भूगोल से हटकर एक नया टॉपिक भी या कह लो एक नया अध्याय जो है, विषय कह सकते हो, वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आपको राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें भी सुचारू रूप से मिलती रहेंगी। इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें आपको मिल ही रही हैं। एक अलग सब्जेक्ट और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। उसके बाद में हो सके तो हम एक दो सब्जेक्ट हैं और आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाने की सोचते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है 1857 क्रांति। आधुनिक राजस्थान में पहला जो बिंदु हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 1857 क्रांति। किसके संदर्भ में? ये भारत के संदर्भ में नहीं देखेंगे हम इस टॉपिक को, हम केवल इसको राजस्थान की दृष्टि से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए 1857 की क्रांति, और किसके परिप्रेक्ष्य में? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, बात करें 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो इसके कुछ कारण रहे। 1857 क्रांति होने के कुछ कारण रहे, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा कुछ दमनकारी नीतियां लाई गई थी। उन नीतियों के आधार पर राजाओं का, जमींदारों का शोषण किया जाने लगा, तो उन नीतियों का विरोध होने लगा। अब ये नीतियां विरोध हुई तो सामंतों ने, जमींदारों ने विरोध किया, तो जनता ने भी विरोध किया, उनका साथ दिया, क्योंकि जनता भी चाहती थी, क्योंकि सामंत और जमींदार शोषण करते थे किसका? जनता का। जब जमींदार और सामंतों ने विरोध किया इसका, तो ये भी एक विकराल रूप धारण करके 1857 क्रांति का कारण रहा। उसके बाद में राजा महाराजाओं की रियासतों में कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी, ये भी एक कारण रहा। अफीम की खेती, जो जनता का अधिकार हुआ करता था, उस अफीम की खेती पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया। जो वनों उपज मिलती थी आदिवासियों को, जैसे कि बहुमूल्य इमारती पौधे जो थे, उन पर अपना अधिकार किसने कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो ये कुछ कारण रहे थे, और कुछ उसमें से नीतियां थी, जैसे कि गोद निषेध नीति, हड़प नीति जिसे कहते हैं, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, है ना, व्यापक नीति इसका नाम है। कुछ नीतियां भी थी, सहायक संधि, कुछ संधियां भी थी, और एक थी हमारी आश्रित पार्थक्य नीति या पृथक्करण की नीति। कुछ नीतियां और कुछ अन्य कारण भी रहे। ठीक है, तो हम चर्चा कर लेते हैं 1857 क्रांति के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या पड़ता है। ठीक है ना, पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, बात करें कि हमें इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है 1857 क्रांति के अंतर्गत, तो सबसे पहले हम जो इसमें जो पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे इसका परिचय, है ना। पहला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे परिचय। परिचय परिचय के अंतर्गत हम काफी बिंदुओं को पढ़ेंगे, जैसे कि एक बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख नीतियां या संधियां। प्रमुख नीतियां या संधियां, हम मुख्यतः यहाँ तीन नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक सहायक संधि, राजस्थान के संदर्भ में इसकी चर्चा, दूसरी आश्रित पार्थक्य संधि, और तीसरी व्यापक नीति या गोद निषेध नीति। इन तीन नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद परिचय के अंतर्गत ही हम दूसरा जो बिंदु लेंगे वो लेंगे प्रमुख पदों पर स्थिति। प्रमुख पदों पर स्थिति मतलब क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, राजस्थान में एजीजी कौन था, और राजस्थान में मतलब पॉलिटिकल एजेंट कितने थे, है ना, और उन पदों पर कौन कौन आसीन थे, उनके नाम आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे पदों पर स्थिति। तीसरा जो बिंदु पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विभिन्न रियासतों के राजा कौन थे। परिचय के अंतर्गत ही तीसरा बिंदु हम पढ़ेंगे विभिन्न रियासतों के राजा या शासक। विभिन्न रियासतों के शासक कौन कौन थे, इस पर चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत अगला जो बिंदु हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रमुख सैनिक छावनियां एवं मुख्यालय। प्रमुख सैनिक छावनियां तथा राजस्थान में ईआईसी, ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय। मुख्यतः राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थीं,
और ईस्ट इंडिया कंपनी या ऐसे कह लो एजीजी, एजीजी का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, अजमेर मेरवाड़ा में रखा गया था, और इसका अस्थायी मुख्यालय कहाँ रखा गया था, माउंट आबू सिरोही में रखा गया था। हालांकि इसकी स्थापना, एजीजी के मुख्यालय की स्थापना से पहले देखें उसको राजपूताना रेजिडेंसी बोला जाता था, और इसकी स्थापना 1818 में कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, है ना, दिल्ली में हुई थी। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे किसमें, प्रमुख सैनिक छावनियां तथा राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय। उसके बाद में अन्य जो बिंदु बच जाते हैं परिचय के अंतर्गत, उन पर हम अपनी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। अन्य बिंदु जैसे कि अन्य बिंदुओं में क्रांति का उद्भव आ जाएगा हमारा। अन्य बिंदु में भारत में क्रांति का उद्भव कैसे हुआ है ना, क्रांति का उद्भव अन्य बिंदु में आ जाएगा। तो ये सारे बिंदु हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, परिचय के अंतर्गत, ठीक है। 1857 क्रांति के अंतर्गत परिचय के बाद जो दूसरा बिंदु हमारा रहेगा, पहला बिंदु तो हमारा रहेगा परिचय, दूसरा बिंदु जो रहेगा वो रहेगा प्रमुख सैनिक विद्रोह। राजस्थान में प्रमुख सैनिक विद्रोह। राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थीं, उनमें से 4 सैनिक छावनियों में सैनिक विद्रोह हुआ था। ब्यावर और खैरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियां थीं जिनमें कोई भी सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। तो हम 4 सैनिक छावनियों के इसमें क्या पढ़ेंगे, विद्रोह पढ़ेंगे। तो प्रमुख सैनिक विद्रोह 2 नंबर बिंदु हो जाएगा। तीसरा जो बिंदु रहेगा हमारा वो रहेगा जन विद्रोह। जन विद्रोह, राजस्थान में पहला जन विद्रोह आपको पता होगा कहां पर हुआ था, भरतपुर रियासत में हुआ था। और सबसे बड़ा जन विद्रोह कहां पर हुआ था, कोटा रियासत में हुआ था। तो भरतपुर, कोटा, टोंक, जयपुर, अलवर, धौलपुर, इन रियासतों में प्रमुखतः जन विद्रोह हुए थे। तो उन जन विद्रोहों पर अपनी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जन विद्रोह के बाद में हम देखेंगे क्रांति के परिणाम, है ना। 4th नंबर जो देखेंगे वो देखेंगे परिणाम, क्रांति का परिणाम क्या रहा, ठीक है ना। 1857 की क्रांति हुई, उसका फिर बाद में परिणाम क्या रहा, ये 4 नंबर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी 5 नंबर, वो चर्चा करेंगे हम प्रमुख कथन। प्रमुख कथन, क्रांति के बारे में प्रमुख व्यक्तित्व जो थे उन्होंने क्या क्या कहा था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, बीडी सावरकर ने क्या कहा था, मजूमदार जी ने क्या कहा था, डब्ल्यू आइट्रम ने क्या कहा था, रीज ने क्या कहा था, आदि जो 6-7 प्रमुख कथन है वो कथन पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रांति के बारे में, ठीक है। तो हमें पढ़ना है इतना सारे बिंदु, उसके बाद में हमारी क्रांति जो है वो खत्म होगी। 1857 क्रांति का टॉपिक पूरा होगा। इस पूरे टॉपिक की बात करें तो हो सकता है इसमें 5 से 6 घंटे का टॉपिक आपका हो जाए। हम इसको कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पार्टों में ये आपको पूरा मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक से। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय पर, है ना। 1857 की क्रांति का परिचय, मैंने आपको रूपरेखा बना दी है, आप भी बना सकते हो इसको। और परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख नीतियां। प्रमुख नीतियां जो है वो 1857 की क्रांति के कारणों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन प्रमुख नीतियों को हम अलग से पढ़ लेते हैं, बाकी जो कारण बचेंगे उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो अंग्रेजों की नीतियां। अंग्रेजों की नीतियां या ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रमुख नीतियां, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। देखिए अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, मुख्य 3 नीतियां लाई गई थी। कौन कौन सी, एक नीति आई थी हमारी सहायक संधि की नीति। सहायक संधि की नीति, ये जो सहायक संधि की नीति है वो लाई गई थी लॉर्ड वेलेजली द्वारा। लॉर्ड वेलेजली द्वारा। और कब लाई गई थी, ये लाई गई थी 1798 से लेकर के, इनका कार्यकाल रहा था 1798 से लेकर 1805
1805, ठीक है ना। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल रहा था 1798 से 1805 के मध्य। कौन सी नीति लाई गई थी लॉर्ड वेलेजली द्वारा? सहायक संधि की नीति। सहायक संधि की नीति। सहायक संधि की नीति के तहत बात करें भारत में ऐसी कौन सी रियासत थी, प्रथम भारत की रियासत जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत में सहायक संधि की नीति पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो हैदराबाद रियासत ने किए थे निजाम अली द्वारा। भारत में हैदराबाद रियासत के शासक निजाम अली द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब सहायक संधि की नीति पर भारत में सबसे पहले किस रियासत ने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत की बात आएगी तो पहली रियासत थी कौन सी? हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत ने इस नीति पर 1798 में क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में या राजपूताने में। उस समय राजस्थान नाम नहीं पड़ा था, राजपूताना कहा जाता था। तो बात करें राजपूताने में, तो राजपूताने में इस संधि पर, सहायक संधि की नीति पर जो हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी वो प्रथम रियासत थी हमारी भरतपुर। प्रथम रियासत कौन सी थी? भरतपुर ने इस संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे सितंबर। यहाँ के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है ना। और भरतपुर रियासत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे सितंबर 1803। हालांकि यशवंतराव होलकर, मराठा जो थे यशवंतराव होलकर, जो अंग्रेजों के विरोधी थे, तो इन्होंने, ये अंग्रेज इसको गिरफ्तार करना चाहते थे, तो यशवंतराव होलकर को भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने अपने यहाँ शरण दे दी थी। इसलिए इस नीति में कहा गया था कि अंग्रेजों का जो भी दुश्मन होगा उसे कोई भी शासक अपने यहाँ शरण नहीं देगा। मतलब जो इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा वो शासक कोई भी अंग्रेजों का जो विरोधी होगा उसको अपने यहाँ शरण नहीं देगा। लेकिन भरतपुर शासक महाराजा रणजीत सिंह ने यशवंतराव होलकर को शरण दे दी थी, इसलिए उन्होंने इस संधि का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। इसलिए बाद में 1805 में दोबारा से फिर भरतपुर रियासत के साथ इस संधि को किया गया था। तो नोट में ये बाद में लिखवा दूंगा मैं। इस राजपूताने में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो दूसरी रियासत थी, पहली तो कौन सी होगी राजपूताने में? प्रथम रियासत तो भरतपुर हो गई। दूसरी जो रियासत थी वो थी अलवर। दूसरी रियासत कौन थी? अलवर। और अलवर के जो शासक थे वो थे, अलवर के शासक थे हमारे महाराजा बख्तावर सिंह। शासक कौन थे? महाराजा बख्तावर सिंह। महाराजा बख्तावर सिंह, ठीक है ना। आपको पता होगा महाराजा बख्तावर सिंह के बारे में एक यहाँ पर पासवान का नाम सुना होगा आपने, मूसी, है ना, मूसी रानी या मूसी पासवान। इन्होंने क्या है, अलवर रियासत ने दूसरी संधि की थी और यह थोड़ी आक्रामक संधि भी थी, है ना। मतलब जो संधि भरतपुर रियासत ने की थी उससे कुछ ज्यादा नियम इस संधि पर लिए गए थे। तो आक्रामक, प्रथम आक्रामक संधि ये भी कह सकते हैं ना, प्रथम आक्रामक संधि। आक्रामक संधि किसके द्वारा की गई थी? अलवर रियासत के शासक महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा। याद रखना चाहते हो तो रख लेना। यहाँ पे इनकी एक पासवान हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? मूसी रानी। मूसी रानी, मूसी रानी की छतरी कहां पर है? मूसी रानी की छतरी सरिस्का अलवर। सरिस्का अलवर।
और इनकी जो छतरी है वो कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है इनकी, 80 खंभों की छतरी, जिस पर रामायण तथा महाभारत के चित्रांकन है ना, जिस पर रामायण तथा महाभारत का चित्रांकन हुआ है। रामायण तथा महाभारत के चित्र चित्रित है किस पर? मूसी महारानी की छत पर, जो कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में। और कितने खंभों की है? 80 खंभों की। और मूसी रानी थी कौन? अलवर के शासक महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। ठीक है, अब नोट करके बिंदु लिख लीजिए कि भरतपुर शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1803 में ही यशवंत राव होलकर को क्या दी थी? अपने यहाँ शरण दी थी, इसलिए उन्होंने इस सहायक संधि का क्या किया? उल्लंघन किया। तो बाद में 1805 में दोबारा से भरतपुर रियासत के साथ इस संधि को किया गया। तो नोट में लिख लीजिए इस बात को, लिखिए यशवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण देकर भरतपुर रियासत ने संधि का उल्लंघन किया। रियासत ने संधि का उल्लंघन किया, अतः 1805 में दोबारा से भरतपुर रियासत के साथ सहायक संधि को किया गया। सहायक संधि को किया गया, ठीक है ना। तो भरतपुर रियासत ने यशवंत राव होलकर को अपने यहाँ क्या दी थी? शरण दे दी थी। और भरतपुर के शासक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। तो शरण देने के बाद उन संधि का उल्लंघन हो गया, इसलिए बाद में अंग्रेजों के साथ इस संधि को दोबारा किया गया। बात करें राजपूताने की, तो राजपूताने में उस समय इस संधि पर, सहायक संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे अंग्रेजों की तरफ से, वो किए गए थे चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजपूताने में सहायक संधियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो किसके द्वारा? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। तो नोट में ही अगला बिंदु लिख लीजिए, राजपूताने में सहायक संधियों पर अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो ये थी पहली संधि, कौन सी? सहायक संधि की नीति, जिसके किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। और लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल कितना रहा था? 1798 से 1805। ठीक है ना। तो भारत की बात करें तो भारत में हैदराबाद पहली रियासत थी जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 1798। और हैदराबाद रियासत के शासक कौन थे? निजाम अली थे। राजपूताने में बात करें तो राजपूताने में प्रथम रियासत थी हमारी भरतपुर रियासत। शासक थे हमारे महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने संधि कब की थी? सितंबर 1803 में। लेकिन यशवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण देकर इन्होंने इस संधि का उल्लंघन कर दिया। बाद में 1805 में इस संधि को फिर दोबारा किया गया था। और राजपूताने में दूसरी जो रियासत थी जिसने आक्रामक संधि की थी
वो कौन सी थी? अलवर। और अलवर के शासक थे महाराजा बख्तावर सिंह। इनकी एक पासवान थी मूसी रानी, जिनकी छतरी कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में 80 खंभों की छतरी है, जिस पर रामायण तथा महाभारत का क्या है? चित्रांकन हुआ है। तो ये बातें लिख लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी नीति पर। अब बात करते हैं दूसरी नीति पर। पहली नीति कौन सी होगी? साइक संधि। इस पर केवल 2 रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे। प्रथम भरतपुर 1803 और दूसरी अलवर। अलवर की डेट नहीं लिखाई क्या? अलवर की डेट लिख लो। अलवर ने हस्ताक्षर किए थे हमारे नवंबर 1803, ठीक है ना। दोनों रियासतों ने ही 1803 में इस संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अब 2 नंबर डाल लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। 2 नंबर है आश्रित पार्थक्य संधि या अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। एक ही नाम है दोनों संधियों का। दूसरी संधि हमारी अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। पृथक्करण की संधि या इसी का नाम है आश्रित पार्थक्य संधि। आश्रित पार्थक्य संधि, ठीक है। बात करें अधीनस्थ या आश्रित पार्थक्य संधि के बारे में, तो इस संधि को जो लाया गया था वो लाया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स के द्वारा। और ये कब लाया गया था? इनका शासनकाल जो रहा था वो रहा था 1813 से 1823। 1813 से 1823 के मध्य इस संधि को किसके द्वारा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। बात करें राजपूताने में, तो राजपूताने में लगभग सभी रियासतों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अधीनस्थ पृथक्करण की संधि पर राजपूताने की लगभग सभी रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी वो हमारी करौली रियासत थी, जिसने लगभग 1805 साल के मध्य में राजपूताने की सभी रियासतों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1817 में किसने? करौली ने हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले, और 1823 में सबसे बाद में सिरोही रियासत ने हस्ताक्षर किए थे। तो लिख लीजिए, पहली बात लिखो, इस संधि पर राजपूताने की लगभग सभी रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर किए थे। अब लिख लीजिए, प्रथम रियासत कौन सी थी? करौली। और करौली ने हस्ताक्षर किए थे। इसकी 2 डेट मिलती हैं, एक तो 9 भी मिलती है, 9 नवंबर, और एक 15 नवंबर। 9 नवंबर और 15 नवंबर दोनों डेट मिलती हैं 1817। करौली ने 9 नवंबर 2 डेट मिलती है, 15 नवंबर 1817। और करौली के जो शासक थे, शासक लिख दीजिए, हरबख्शपाल। करौली के शासक कौन थे? हरबख्शपाल, ठीक है। अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर करने वाली जो अंतिम रियासत थी वो थी सिरोही। सिरोही ने जो हस्ताक्षर किए थे वो हस्ताक्षर किए थे 11 सितंबर 1823। 11 सितंबर
1823। और सिरोही के जो शासक थे वो थे महाराजा शिव सिंह। सिरोही के शासक कौन थे? महाराजा शिव सिंह। ठीक है। और राजपूताना की लगभग सभी रियासतों द्वारा इस संधि पर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। लिख लीजिए। उसके बाद में अंग्रेजों की तीसरी नीति और आती है जिसका नाम है व्यापकगत नीति, या इसी का अन्य नाम है हड़प नीति। इसी को बोलते हैं गोद निषेध नीति, और अंग्रेजी में बोलते हैं लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। तो 3 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, यही नीचे लिख लेते हैं, गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, इसी का नाम है हड़प नीति। हड़प नीति, इसी का नाम है व्यापकगत नीति। व्यापकगत का मतलब भी हड़पना ही होता है, व्यापकगत नीति। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। लैप्स का मतलब होता है हड़पना, और डॉक्ट्राइन का मतलब होता है किसी को गोद लेना, है ना। लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन, ठीक है। बात करें हड़प नीति के बारे में, तो इस नीति को कौन लेकर आया था? तो इस नीति को लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को आपको पता होगा आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है इन्हें। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1848 से लेकर के 1856। 1848 से लेकर के 1856, मतलब इस नीति को कब लाया गया था? 1848 को। यहाँ लिख लेना, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता। ये जो अधीनस्थ पृथक्करण की संधि थी ना, जो किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस संधि को ली वार्नर ने 3 हिस्सों में विभाजित किया था। यहाँ जगह बची आपकी में तो लिख लेना, ली वार्नर ने, स्टार लगा के लिख लो, ली वार्नर ने इस संधि को 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में विभाजित किया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? एक तो था अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। एक थी अधीनस्थ एकीकरण की नीति। अधीनस्थ एकीकरण की नीति। और तीसरी थी हमारी सुरक्षित घेरे की नीति। सुरक्षित घेरे की नीति, ठीक है। तो 3 भागों में विभाजित किया था किसने? ली वार्नर ने। किस नीति को? आश्रित पार्थक्य संधि या अधीनस्थ पृथक्करण की संधि को ली वार्नर ने 3 भागों में विभाजित किया था। अधीनस्थ पृथक्करण की संधि, अधीनस्थ एकीकरण की संधि और सुरक्षित घेरे की नीति, ठीक है। अब आ जाइए अपनी गोद निषेध नीति पर। हाँ, गोद निषेध नीति की बात करें तो इसको 1848 से 1856 के मध्य जो कार्यकाल रहा था लॉर्ड डलहौजी का रहा था, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और ये नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में लाई गई थी। इस नीति में कहा गया था कि अगर किसी रियासत का उत्तराधिकारी पैदा नहीं होता है, मतलब अगर किसी शासक का कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं होता है, उसकी कोई संतान पैदा नहीं होती है, तो उस रियासत पर फिर रेजिडेंसी काउंसिल द्वारा शासन जो है वो चलाया जाएगा। एक काउंसिल गठित की जाएगी, उस काउंसिल में 5 सदस्य होंगे और उस काउंसिल द्वारा उस रियासत का क्या चलाया जाएगा? शासन चलाया जाएगा, ठीक है ना। और उस काउंसिल में जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? अंग्रेज होंगे सभी। तो ये इस गोद निषेध नीति की विशेषता थी। बात करें गोद निषेध नीति के तहत भारत में लगभग कुछ 6 रियासतों को इससे हड़पा गया था।
कौन कौन सी? एक तो थी हमारी जो सबसे पहली जो रियासत थी वो थी सतारा। सतारा महाराष्ट्र में पड़ती है ना। सबसे पहली जो रियासत थी वो थी सतारा। ऐसे पहले एक लाइन लिख लो। इस नीति के तहत भारत की विभिन्न रियासतों को अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया। जैसे एक थी हमारी सतारा, संभलपुर, जैतपुर, एक थी बघाट, और एक राजपूताने की रियासत थी उदयपुर। एक झांसी थी, और एक थी नागपुर। भारत की इन 7 रियासतों को अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया था। सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी। सतारा को 1848 में, संभलपुर और जैतपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को 1856 में। ठीक है ना। इन रियासतों को हड़पा गया था। राजपूताने की एक रियासत को हड़पा गया था, उदयपुर रियासत। आपको पता होगा इस समय 1852 जो समय था, इस समय शासक जो थे वो थे हमारे महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक या उदयपुर के जो शासक थे कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह जो थे उनको गोद लिया गया था। महाराणा स्वरूप सिंह थे, उनको गोद लिया गया था। किसके द्वारा? महाराणा सरदार सिंह के द्वारा इनको गोद लिया गया था। महाराणा सरदार सिंह की कोई संतान नहीं हुई थी, तो स्वरूप सिंह को क्या है, इन्होंने गोद लिया था। इसलिए अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति के तहत इस रियासत को हड़प लिया। ठीक है, मतलब उन्होंने यहाँ पर अपनी काउंसिल बिठा दी और इस रियासत पर शासक किसके द्वारा चलाया गया? अंग्रेजों की उस काउंसिल द्वारा। तो ये तो 3 नीतियां थी वो अंग्रेजों की प्रथम नीतियां, मतलब प्रथम कह लो कारण की 1857 के ऐसे प्रथम कारण जो इन नीतियों के कारण बने, है ना। तो ये कुछ नीतियां थी। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य कारणों के बारे में। लिख लीजिए इसको, अब हेडिंग डाल लीजिए अन्य कारण, है ना। ये तो अंग्रेजों की नीतियों के कुछ कारण थे, इसलिए 1857 में क्रांति पैदा हुई। अब कारणों में ही डाल लीजिए अन्य कारण। अन्य कारण क्या? जैसे कि अन्य कारणों में एक आता है हमारा कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति, है ना। विभिन्न रियासतों में कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी और वो अधिकारी जो थे वो उस रियासत को कुछ ऐसी सलाह देते थे जिससे, या ऐसे कानून बनवाते थे जिससे उस रियासत को घाटा हो और अंग्रेजों को क्या हो? मुनाफा हो। ठीक है ना। तो ये कारण ये था। दूसरा था राज्यों के आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया, उसके मतलब राज्य के जो परिवार होते थे, घर परिवार, उनके आंतरिक मामलों भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? हस्तक्षेप करने लगी। दूसरा, सामंतों के जो अधिकार थे उन अधिकारों पर कुठाराघात हुआ। जैसे कि सामंतों से एक कर लिया जाने लगा चाकरी, है ना। बिना मेहनताना दिए सामंतों से क्या एक चाकरी नामक कर लिया जाने लगा, मतलब सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ। दूसरा, अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध तो क्या कहो, अफीम की खेती जो थी उसका जितना भी शुल्क वगैरह थे वो पहले रियासत लेती थी, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उसको शुल्क को दोगुना तिगुना लेकर के उस अफीम की खेती को क्या है? बंद ही करवा दिया। अगला कारण जैसे कि वनोपज जो थी उसमें इमारती जो पौधे थे वो किसने? पहले आदिवासियों के अधीन जो आते थे उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको सभी को उस पर क्या लगा दिया? कर लगा दिया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। तो ये कुछ अन्य कारणों में आते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अन्य कारण।
और अन्य कारणों में लिखिए, प्रमुख कारण तो हो गया हमारा कौन सा, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण तो हमने लिख लिया नीतियां, अंग्रेजों की नीतियां प्रमुख, उनमें 3 नीतियां पढ़ ली। अब अन्य कारणों में लिख लीजिए, राज्य के आंतरिक मामलों में, राज्य के आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, ठीक है। दूसरा, जनता का धार्मिक तथा आर्थिक शोषण किया जाने लगा। धार्मिक कैसे, उनको, जनता जो थी उनका धार्मिक परिवर्तन, उनका धर्मांतरण किया जाने लगा। जैसे हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म में उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जाने लगा। आर्थिक शोषण कैसे, विभिन्न प्रकार के खेती पर कर लगा दिए, पशु जो थे उनकी बिक्री पर कर लगा दिए, आदि प्रकार के कर लगा दिए। जहाँ तक कि कुछ शादियाँ भी अगर किसान करता था तो उस शादियों पर भी कर लगा दिए। और अगर कोई सैनिकों की टुकड़ी यहाँ किसी गांव के निकट आती है तो उनके खान पीन की व्यवस्था भी किसके द्वारा, उस गांव के द्वारा की जाएगी। तो इस तरह के कुछ कर लगा दिए, मतलब आर्थिक और सामाजिक, सामाजिक कह सकते हो और आर्थिक कह सकते हो, है ना, और धार्मिक, ये इस तरह के शोषण किए जाने लगे। तो दूसरा कारण था सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक शोषण, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण, ठीक है ना। देखिए, अगर किसी राज्य ने क्रांतिकारियों का सहयोग दिया तो वो तो किससे दुखी थे, राज्य के आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप। अगर जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया तो वो किस कारण से दुखी थे, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक शोषण। और सामंतों ने क्रांतिकारियों का जो साथ दिया वो किस बात से दुखी थे कि रियासतों के द्वारा सामंतों के जो थे अधिकार, उनको क्या कर दिया, कुठाराघात किया गया। तो लिख लीजिए, सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात, सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात। कुठाराघात में एक महत्वपूर्ण बात हुई थी, चाकरी कर। चाकरी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी शासक को, इस किसी रियासत के राजा को या शासक को युद्ध के समय सैनिकों की आवश्यकता है या उसको आर्थिक जरूरत है, तो ये सभी जो जरूरतें पूरी की जाएंगी वो किसके द्वारा, सामंतों के द्वारा की जाएंगी। तो इस तरह के जो कर लगा दिए किस पर, सामंतों के ऊपर लगा दिए। जैसे कि एक कर था चाकरी कर, तो चाकरी कर से दुखी कौन थे, सामंत थे। इसलिए सामंतों ने भी 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ दिया, ठीक है ना। अन्य कारणों में अगला कारण लिख लीजिए, आदिवासियों ने किस लिए साथ दिया, आदिवासियों ने साथ दिया अफीम की खेती पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण कर लिया। अफीम तथा वनोपज पर, लिख लीजिए, अफीम की खेती, अफीम की खेती तथा वनों उपज पर, वनों उपज पर अंग्रेजों का नियंत्रण, अंग्रेजों का नियंत्रण, ठीक है। तो इस कारण से तो रियासतों ने साथ दिया क्रांतिकारियों का। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक शोषण की वजह से जनता ने साथ दिया। सामंतों के अधिकारों का कुठाराघात हुआ इसलिए सामंतों ने साथ दिया। और आदिवासियों ने साथ दिया कि अफीम की खेती और वनोपज पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण कर लिया, इसलिए आदिवासियों ने साथ दिया। और एक कारण आपको मैंने लिखा दिया, हालांकि वो नीतियों में आ गया, गोद निषेध नीति भी इसका एक प्रमुख कारण था, ठीक है ना। तो ये थे इसके 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। 1857 की क्रांति क्यों हुई। अभी हम सामान्य परिचय ही पढ़ रहे हैं। सामान्य परिचय में हमने पहला लिया था नीतियां और कारण, ठीक है। अब सामान्य परिचय के अंतर्गत ही हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के शासक कौन कौन थे, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में या राजपूताने में विभिन्न रियासतों के शासक, है ना, विभिन्न रियासतों के शासक। विभिन्न
रियासतों के शासक। लिखिए, मैप के द्वारा समझा दूं, अच्छा समझ में आ जाएगा मैप के द्वारा, है ना। एक राजस्थान का मैप बना लेते हैं। जैसा बने आपको वैसा बना लीजिए, ठीक है ना। कुछ इस तरह से राजपूताने का मैप बना लीजिए, ठीक है। आपको पता होगा 1857 की क्रांति के समय राजपूताने में कितनी 19 रियासतें थी, है ना। क्रांति के समय कितनी रियासतें थी 19 क्रांति के समय 19 रियासत, ठीक है। तो उन 19 रियासतों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि 3 ठिकाने भी थे, लेकिन उनको नॉन सल्यूट स्टेट का दर्जा दिया गया था, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। वो नॉन सल्यूट स्टेट थी। सबसे पहले बात करते हैं इधर से, तो यहां पर एक रियासत आती है हमारी अलवर। अलवर के महाराजा थे विनय सिंह या बने सिंह। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे, विनय सिंह। उसके बाद में अलवर के नीचे जो रियासत थी उसका नाम है भरतपुर। भरतपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह। फिर रियासत थी हमारी धौलपुर। धौलपुर के शासक थे महाराजा भगवंत सिंह। महाराजा भगवंत सिंह। एक रियासत थी इधर करौली। करौली के शासक थे मदनपाल। करौली के शासक थे कौन से, मदनपाल, ठीक है। 4 रियासत हो गई। उसके बाद में एक रियासत इधर थी हमारी जयपुर। जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह सेकंड। उसके बाद में जयपुर के बगल में एक रियासत थी इधर टोंक। राजपूतानी की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, जहां पर शासक थे नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला, एकमात्र मुस्लिम रियासत, ठीक है ना। उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इधर बात कर लेते हैं बूंदी के शासक थे राम सिंह द्वितीय। और एक रियासत थी कोटा के भी शासक थे राम सिंह द्वितीय। और नीचे थी हमारी एक झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के शासक कौन थे, पृथ्वी सिंह, ठीक है। एक भीलवाड़ा में रियासत थी हमारी शाहपुरा। यहां पर शाहपुरा के भी शासक थे हमारे पृथ्वी सिंह। शाहपुरा के भी शासक कौन थे, पृथ्वी सिंह। उसके बाद में इधर चर्चा कर लेते हैं, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई, अभी 9 बचेंगे। एक रियासत थी इधर बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। एक रियासत थी इधर सबसे पश्चिमी रियासत जैसलमेर के शासक थे रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। एक रियासत थी इधर जोधपुर।
जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर के शासक थे महाराजा हनुमंत सिंह, सॉरी तखत सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? बार बार में हनुमंत सिंह आ जाता है। तखत सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? तखत सिंह। ठीक है। इसके बाद में उदयपुर रियासत, इधर उदयपुर रियासत थी हमारी, जिसका नाम मेवाड़ था, और जोधपुर का नाम क्या था? मारवाड़। मारवाड़ नाम था। एक थी मेवाड़ या उदयपुर, उदयपुर या मेवाड़। ठीक है ना। एक मिनट, बच्चा रो रहा है थोड़ा। चलिए तो और आगे बातें कर लेते हैं। हाँ, उदयपुर, उदयपुर के जो थे महाराणा, उदयपुर रियासत मेवाड़ कहलाती थी। उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। ठीक है ना। अब कौन कौन सी रियासत बची? एक तो बच गई हमारी यहाँ, एक किशनगढ़, किशनगढ़ इधर लिख लो, अजमेर में किशनगढ़। किशनगढ़ के जो शासक थे वो थे पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह। शाहपुरा के पृथ्वी सिंह नहीं है, शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह थे, है ना। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। पृथ्वी सिंह दो ही थे, एक थे हमारे झालावाड़ के और एक थे किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह। आप लक्ष्मण सिंह दो थे, एक शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह थे, एक बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे। तो इधर लिख लीजिए बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा और बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। जबकि झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह थे। ठीक है ना। कितनी रियासत हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 16, 3 रियासत बचती हैं। एक तो रहेगी हमारी डूंगरपुर, डूंगरपुर। डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे वो थे उदय सिंह, उदय सिंह। एक रियासत बच गई आपकी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के जो शासक थे वो थे दलपत सिंह, दलपत सिंह। और एक रियासत और रहेगी हमारी इधर सिरोही, है ना, सिरोही। सिरोही के थे हमारे शिव सिंह, सिरोही के शिव सिंह। तो ये थी राजपूताने में 1800 क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के शासक। 19 रियासतें, 19 रियासतों के शासक मैंने आपको बतला दी हैं। ठीक है ना। एक बार और दोबारा से देख लीजिए, इधर से देखते हैं। टोंक के थे हमारे नवाब वजीरुद्दौला, जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय। देखिए 3 रियासतों के, जयपुर, कोटा और बुनी, तीनों के राम सिंह द्वितीय नाम से आएंगे। ठीक है ना। 1857 क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय नाम से आएंगे। जयपुर के राम सिंह द्वितीय, और इधर कोटा के राम सिंह द्वितीय, और एक थी बूंदी, बूंदी के राम सिंह द्वितीय। उसके बाद में अलवर के विनय सिंह या बन्ने सिंह, दोनों ही नाम से नाम आता है इनका। भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, करौली के मदनपाल, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, और 2 नाम से पृथ्वी सिंह है, एक झालावाड़ के पृथ्वी सिंह और एक किशनगढ़, अजमेर में पड़ता है जो किशनगढ़ के पृथ्वी सिंह। ठीक है। और 2 लक्ष्मण सिंह के नाम से हैं, एक शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह है और एक बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है। ठीक है। उसके बाद में सिरोही के शिव सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, मेवाड़ के तुम्हारे स्वरूप सिंह, जोधपुर के तखत सिंह, जैसलमेर के रंजीत सिंह, और बीकानेर के सरदार सिंह। ठीक है। तो ये 19 रियासतों के शासक हैं जो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। लिख लीजिए इनको, फिर आगे चर्चा करते हैं। शासक लिख लिए होंगे आपने। अब चर्चा करते हैं क्रांति के समय विभिन्न पदों पर स्थिति, है ना। क्रांति के समय विभिन्न पदों पर कौन कौन आसीन थे, जैसे कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, राजस्थान में एजीजी कौन थे। इन बातों पर और चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद में देख लेंगे सैनिक छावनियां और सैनिक मुख्यालय। ठीक है। चलिए,
हेडिंग डाल लो, क्रांति के समय विभिन्न पदों पर स्थिति, विभिन्न पदों पर स्थिति। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन की महारानी जो क्रांति के समय थी वो थी रानी विक्टोरिया। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पार्मस्टीन। ठीक है ना। उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल, जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। ये जो लॉर्ड शब्द है ना वो एक सम्मानीय शब्द है। जैसे हम अपने राष्ट्रपति को बोलते हैं ना महामहिम या माननीय, वही लॉर्ड है ना, सम्मानीय शब्द होता है लॉर्ड। उसके बाद हम बात करें राजपूतानी के एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, है ना। एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है ना। तो क्रांति के समय विभिन्न पदों पर स्थिति ये थी। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट, है ना। राजपूताने में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट, लिख लीजिए। क्रांति के समय राजपूताने में पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक बिचौलिए, पॉलिटिकल एजेंट, शॉर्ट में बोलते थे इनको पीए, राजनीतिक बिचौलिए, पॉलिटिकल एजेंट। तो देखिए राजपूताने में उस समय 7 पॉलिटिकल एजेंट थे। जैसे कि बात करें कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन है ना। कोटा के बाद सिरोही की थे मेजर हॉल। प्रतापगढ़ थे मेजर रॉक। हाँ, उसके बाद में लिख लीजिए मारवाड़ या जोधपुर मैक मोशन। अगला लिखिए मेवाड़ या उदयपुर मेजर सावर्स। उसके बाद में लिखिए सिरोही हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, जयपुर के थे मेजर ईडन। और एक लिख लीजिए भरतपुर। देखिए भरतपुर के जो थे इतिहासकार तो इनका नाम बताते हैं
इतिहासकार क्या बताते हैं, मॉरिसन। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी की 12th की जो बुक लगती है राजस्थान अध्ययन, उसमें इनका नाम दिया हुआ है निक्सन। तो नोट में लिख लीजिए, आरबीएससी 12th 12वीं की बुक में इनका नाम क्या दिया हुआ है, निक्सन। एनसीईआरटी में नहीं है, ये आरबीएससी बोर्ड की किताब में है, निक्सन नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये थे क्रांति के समय विभिन्न पदों पर स्थिति, और क्रांति के समय राजपूताने में विभिन्न प्रकार 7 पॉलिटिकल एजेंट जो थे उनके बारे में, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद में चर्चा करते हैं आगे हम राजपूताने में सैनिक छावनियां और सैनिक मुख्यालय, ठीक है, इस बात पर और चर्चा करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए, आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैनिक मुख्यालय, उसके बाद में देख लेंगे सैनिक छावनी, है ना। सैनिक छावनियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक सैनिक मुख्यालय भी बनाया गया था। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डाल लीजिए सैनिक मुख्यालय या छावनी मुख्यालय, छावनी मुख्यालय। देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, और जो सैनिक छावनियां थी उन सैनिक छावनियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक सैनिक मुख्यालय भी बनाया गया था। सबसे पहले इस सैनिक मुख्यालय की स्थापना 1818 में दिल्ली में की गई थी, और उस समय ये जो मुख्यालय वो कहलाता था राजपुताना रेजिडेंसी। किस नाम से जाना जाता था, राजपुताना रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता था। और इसका जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था वो कहलाता था रेजिडेंट ऑफ राजपुताना। क्या कहलाता था, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना। उसके बाद में 1832 में, 1818 में स्थापना हुई थी, 1832 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया अजमेर मेरवाड़ा, राजपुताने में ही अजमेर मेरवाड़ा में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। और उसके बाद में इसका जो अधिकारी है वो कहलाने लगा एजेजी। एजेजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेजी कहलाने लगा। प्रथम जो रेजिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर डेविड ऑक्टरलोनी, और प्रथम एजीजी जो थे मिस्टर लॉकेट, ठीक है ना, मिस्टर लॉकेट। और क्रांति के समय कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी थे। राजपुताने में स्थानांतरण के बाद आपको पता होगा राजपुताने में सर्वाधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है, यहाँ गर्मियों का मौसम अधिक रहता है, इसलिए अंग्रेजों को गर्मी अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने इसका एक अस्थायी मुख्यालय भी बनाया। कहाँ पर, आपको पता होगा माउंट आबू जो है सिरोही, वहां पर थोड़ी गर्मियां कम पड़ती है क्योंकि अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए मई और जून महीने के लिए एक अस्थायी मुख्यालय भी बनाया गया माउंट आबू सिरोही में, है ना। सबसे पहले आपको पता होगा राजपुताने में जो क्रांति की सूचना है वो 19 मई को सर्वप्रथम कहीं पहुंचती है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचती है। कहां पर, माउंट आबू सिरोही पहुंचती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि राजस्थान में या राजपुताने में सर्वप्रथम क्रांति की सूचना कहां पहुंची थी, तो माउंट आबू सिरोही पहुंची थी एजीजी के पास में, ठीक है। तो समझ लेते हैं सैनिक मुख्यालय। देखिए, सैनिक मुख्यालय की जो स्थापना है वो कहां पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में। मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही बना लेना, थ्योरी के रूप में नहीं लिखेंगे ना। स्थापना दिल्ली में हुई थी, और दिल्ली इसका जो मुख्यालय रखा गया था उसका नाम था रेजिडेंट ऑफ रेजिडेंसी राजपुताना रेजिडेंसी। क्या नाम रखा गया था, राजपुताना रेजिडेंसी, राजपुताना रेजिडेंसी, है ना। इस राजपुताना रेजिडेंसी का ऐसे लिखो, राजपुताना रेजिडेंसी, मुख्यालय दिल्ली, मुख्यालय कहाँ रखा गया, दिल्ली। इस रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी था, इसमें जो मुख्य अधिकारी बैठने लगा वो कहलाने लगा रेजिडेंट ऑफ राजपुताना। क्या कहलाने लगा, रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, ऑफ राजपुताना, ठीक। प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपुताना जो थे
प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना जो थे वो थे डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी। राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1818 में। स्थापना जून 1818। जून 1818। बाद में इस राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरण कर दिया गया? इसका स्थानांतरण कर दिया गया अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा इसका स्थानांतरण कर दिया गया। और फिर यहाँ जो इसका मुख्यालय है, यहाँ जो अजमेर मेरवाड़ा में जो अधिकारी बैठने लगा वो अधिकारी था हमारा एजीजी। एजीजी, एजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। बात करें प्रथम एजीजी, प्रथम एजीजी राजपूताना में प्रथम एजीजी थे वो थे मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट। क्रांति के समय एजीजी कौन थे? क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है। जो अजमेर मेरवाड़ा मुख्यालय रखा गया, चूंकि अजमेर मध्यवर्ती भाग है और यहाँ पर गर्मियां भी भयंकर पड़ती हैं, इसलिए अधिक गर्मियां पड़ने के कारण गर्मियों के लिए एक इसका अस्थायी मुख्यालय भी बनाया गया। वो कहाँ पर बनाया गया? माउंट आबू सिरोही। इसका जो अस्थायी मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया? माउंट आबू सिरोही। अस्थायी मुख्यालय ये बनाया गया माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू, ठीक है। किसके लिए ये बनाया गया था? मई और जून, गर्मियों में मई और जून 2 महीनों के लिए ये अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था। और सर्वप्रथम क्रांति की सूचना आपको पता होगा 19 मई को राजपूताना में क्रांति की सूचना सर्वप्रथम माउंट आबू सिरोही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी हुआ करते थे उनके पास पहुंचती है। तो लिख लीजिए यहीं पर, राजपूताना में सर्वप्रथम क्रांति की सूचना, सर्वप्रथम क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को, 19 मई 1857 को माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचती है। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचती है। लॉरेंस के पास पहुंचती है। ठीक है। तो ये थी हमारी छावनी मुख्यालय। इसका नाम था राजपूताना रेजिडेंसी। इसकी स्थापना हुई थी जून 1818 में और पहले इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? मुख्यालय रखा गया था दिल्ली में। और उस समय मुख्यालय जब दिल्ली में रखा गया था, इसका जो मुख्य अधिकारी जो बैठता था इसमें वो कहलाता था रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना जो थे वो थे डेविड ऑक्टरलोनी। बाद में 1832 में स्थानांतरण इसका कब हुआ? 1832 में। 1832 में इसका स्थानांतरण कर दिया गया कहाँ पर? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा इसका स्थानांतरण कर दिया गया और फिर यहाँ पर जो अधिकारी बैठने लगा वो कहलाने लगा एजीजी। एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम एजीजी जो थे वो थे मिस्टर लॉकेट
और राजपुताने में क्रांति के समय एजीजी जो हुए थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा में अधिक गर्मियां पड़ती थी, इसलिए गर्मियों के महीनों के लिए एक अस्थायी मुख्यालय भी बनाया गया था 2 महीनों के लिए, मई और जून। वो बनाया गया था माउंट आबू सिरोही में। सर्वप्रथम क्रांति की सूचना माउंट आबू सिरोही में यहीं पर पहुंचती है, किसके पास? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास। कब? 19 मई 1857 को। 19 मई 1857 को, तो लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं राजपुताने में सैनिक छावनियां। अब हेडिंग डाल लीजिए, राजपुताने में सैनिक छावनियां। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय राजपुताने में 6 सैनिक छावनियां थी। राजपुताने में सैनिक छावनियां। सैनिक छावनियां। तो 1857 की क्रांति के समय राजपुताने में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें से जो मुख्य सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? वो थी हमारी नसीराबाद। एक एक से बात करते हैं। पहली थी हमारी नसीराबाद सैनिक छावनी। नसीराबाद सैनिक छावनी ये राजपुताने की सबसे प्रमुख सैनिक छावनी थी। इसकी स्थापना डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 25 जून 1818 को ही इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता होगा डेविड ऑक्टरलोनी की उपाधि थी नसीर, है ना? नसीर उपाधि रही थी। नसीराबाद सैनिक छावनी, यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियाँ थी या सैनिक बटालियन जो थी, सैनिक बटालियन कौन कौन सी थी? सैनिक बटालियन, वो सैनिक बटालियन थी हमारी, जैसे कि एक थी हमारी 15वीं BNI। BNI का मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एक बार लिख देता हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक जो होते हैं उन्हें इन्फेंट्री बोला जाता है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एक थी यहाँ पर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं BNI। एक थी मुंबई लॉन्सर्स, मुंबई लॉन्सर्स। और एक थी मेरवाड़ा लॉन्सर्स, मेरवाड़ा लॉन्सर्स। यहाँ पर 4 हमारी कौन सी थी? सैनिक टुकड़ियाँ थी। सही नहीं दिख रहा है, पेन थोड़ा इंक वैसी है इसकी, मतलब ब्लू और ब्लैक मिक्स बना के है, हो सकता है थोड़ा कम नजर आ रहा हो। तो नसीराबाद में जो सैनिक छावनी थी उसमें 4 सैनिक टुकड़ियां थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मुंबई लॉन्सर्स और मेरवाड़ा लॉन्सर्स। उसके बाद में अगली सैनिक छावनी की बात करते हैं, ब्यावर। नसीराबाद सैनिक छावनी आपको पता होगा वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में ये अजमेर में है। और इस छावनी की जो स्थापना है, स्थापना हुई थी इसकी 25 जून 1818 को किसके द्वारा? डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा। डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा, डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा। और डेविड ऑक्टरलोनी की एक उपाधि है नसीर। इनकी उपाधि है कौन सी? नसीर। ये बात याद रखना चाहो तो रख लेना। अब बात करते हैं ब्यावर सैनिक छावनी के बारे में। ब्यावर सैनिक छावनी, ब्यावर भी वर्तमान में कहां पर है? अजमेर में है। ब्यावर में जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी हमारी मेर लीजियन। मेर लीजियन, या इसी को लीजियन का ही अर्थ होता है हमारा रेजिमेंट।
लीजियन का ही अर्थ क्या होता है? रेजिमेंट। रेजिमेंट लिख लीजिए, रेजिमेंट। रेजिमेंट। ये जो मेरी लीजियन थी, इसकी जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना हुई थी 1822। 1822 और दो रियासतों के द्वारा इस लीजियन का भरण पोषण जो इसका जितना भी वित्त का खर्चा होता था वो उठाया जाता था मारवाड़ और मेवाड़ के द्वारा। मारवाड़ और मेवाड़ लिख लीजिए, मारवाड़ तथा मेवाड़ द्वारा वित्त पोषित। मारवाड़ तथा मेवाड़ द्वारा वित्त पोषित। इनको वेतन भत्ते जो भी दिए जाते थे वो दो रियासतों के द्वारा बांट करके दिए जाते थे, मारवाड़ और मेवाड़। और इस रेजिमेंट की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1822। उसके बाद हम बात करते हैं खेरवाड़ा। खेरवाड़ा सैनिक छावनी। सैनिक छावनी आपको पता होगा, खेरवाड़ा जो स्थान है वर्तमान में किस जिले में? उदयपुर जिले में आता है। खेरवाड़ा वर्तमान में कहां पर आता है? उदयपुर में। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी हमारी भील लेजियन। उदयपुर कहां पर आता है ये? उदयपुर। यहाँ पर जो सैन्य टुकड़ी थी वो कौन सी थी? भील रेजिमेंट। लीजियन कह लो या रेजिमेंट कह लो, एक ही बात है ना? लीजियन या रेजिमेंट। रेजिमेंट। ये जो भील लीजियन थी ये थी हमारी मेवाड़ द्वारा वित्त पोषित। ये भील लीजियन का जो खर्चा उठाया जाता था किसके द्वारा? मेवाड़ रियासत के द्वारा उठाया जाता था। और भील लीजियन का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1841 में। इसकी स्थापना इसी को बोलते हैं एमबीसी, मेवाड़ भील कोर नाम से थी ये एमबीसी। इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना हुई थी 1841 में। और किसके द्वारा? ये मेवाड़ रियासत द्वारा वित्त पोषित थी। मेवाड़ द्वारा वित्त पोषित। वित्त पोषित, ठीक है। दो रियासतें राजपूताने की 1857 क्रांति के समय ब्याबर और अजमेर ऐसी रियासत रही जिनमें कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। 1857 की क्रांति के समय ब्याबर और खेरवाड़ा दोनों ही रियासतों में किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है ना। अगला लिख लीजिए, देवली सैनिक छावनी। यहां पर 4th नंबर की है देवली। देवली सैनिक छावनी। छावनी देवली वर्तमान में कहां पर है? टोंक में है। हालांकि यहां पर जो सैनिक थे वो थे कोटा। जो सैन्य टुकड़ी थी वो थी हमारी कोटा कंटिंजेंट। कोटा कंटिंजेंट। हालांकि देवली सैनिक छावनी में जो कोटा कंटिंजेंट सैन्य टुकड़ी थी इसके द्वारा विद्रोह नहीं किया गया था। देवली में जो विद्रोह किया गया था वो नीमच छावनी से आए हुए सैनिकों द्वारा देवली छावनी को लूटा गया था। लेकिन ये दो रियासतें ऐसी थी जिनमें किसी भी प्रकार का विद्रोह ही नहीं हुआ था, ठीक है। अगली लिखिए 5 नंबर। एक रह गई हमारी नीमच। 5 थी। एनी ने ब्याह देखा, है ना। देवली हो गई, नसीराबाद हो गई, ब्यावर हो गई, खेरवाड़ा। एक रहेगी हमारी नीमच। कौन सी? नीमच। और एनी का मतलब एरनपुरा। तो उस नीमच से पहले एरनपुरा की बारे में बात कर लेते हैं। एरनपुरा सैनिक छावनी। सैनिक छावनी। एरनपुरा वर्तमान में जो स्थान है वो पाली में आता है। वर्तमान में कहां पर आता है ये? पाली में, ठीक है ना। बात करें एरनपुरा, तो एरनपुरा में जो सैन्य टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन या रेजिमेंट। इन्हें पूर्विया सैनिक भी कहा जाता था। इन्हें पूर्विया सैनिक भी कहते थे। पूर्विया सैनिक। और बात करें जोधपुर लीजियन की, तो जोधपुर लीजियन जो सैन्य टुकड़ी थी वो मारवाड़ रियासत द्वारा वित्त पोषित थी। और मारवाड़, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1835 में। और ये किसके द्वारा वित्त पोषित थी? मारवाड़ द्वारा वित्त पोषित।
मारवाड़ द्वारा वित्त पोषित। और इस जोधपुर लीजियन के खर्चे के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए वित्त पोषण के लिए दिया जाता था, वित्त पोषित। और हर वर्ष कितना वित्त पोषण मिलता था? 1 लाख रुपए। उस समय 1 लाख रुपए बहुत होते थे, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वित्त पोषित, ठीक है ना। लास्ट सैनिक टुकड़ी लिख लीजिए, नीमच। नीमच सैनिक छावनी। नीमच वर्तमान में कहां पर है? नीमच वर्तमान में है मध्य प्रदेश में, एमपी, मध्य प्रदेश। और यहां पर जो सैन्य टुकड़ी थी वो थी आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब तोपखाना था यहाँ पर, आर्टिलरी सैन्य टुकड़ी, आर्टिलरी सैन्य टुकड़ी, ठीक है। ये कुछ सैनिक छावनियां थी। इनको ट्रिक से आप याद रखना चाहो तो एक ट्रिक आती है, एनी ने ब्याह देखा। एनी ने ब्याह देखा। एनी ने, एन ए का मतलब एरनपुरा, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, और एक कौन सी रहेगी? एरनपुरा, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद। ये इससे एन से इससे रहेगी, ये नसीराबाद, नसीराबाद, ठीक। तो एनी ने ब्याह देखा। इस तरह से आप एक ट्रिक के द्वारा भी इन 6 सैनिक छावनियों को याद रख सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। कुछ हमारी सैनिक टुकड़ियों के नाम और आते हैं, पूछ ले जाते हैं कभी कभी, तो यहीं पर लिख लो उनके बारे में भी। जैसे कि एक आती है हमारी हाड़ी रानी बटालियन, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में। राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। एक आती है जैसे मीणा कोर। मीणा कोर बटालियन की जो स्थापना है वो हुई थी 1841 में, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर, ठीक है ना। एक आती है हमारी, उसके बाद में एक प्रतापगढ़ में स्थापना आती है। 2-3 और है हमारी, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि लिख लीजिए हाड़ी रानी बटालियन, अन्य बटालियन, ऐसे हेडिंग डाल लेना है ना, अन्य बटालियन। और उनमें एक आती है हाड़ी रानी बटालियन, हाड़ी रानी बटालियन। स्थापना इसकी लिख लो, मुख्यालय लिख लो हाड़ी रानी बटालियन, मुख्यालय इसका अजमेर, अजमेर। स्थापना 1835, 1835। और यह है राजस्थान की प्रथम स्थापना 1835, स्थापना 2008, 1835 वो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी शेखावाटी ब्रिगेड की। क्योंकि राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन, प्रथम महिला बटालियन, एक लिख लो शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड। इसकी जो मुख्यालय है वो है झुंझुनू, झुंझुनू में इसका मुख्यालय है। उस समय ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1835, 1835। और उस समय ये जयपुर रियासत के अधीन थी। किसके अधीन? जयपुर रियासत, ठीक। एक लिख लो आप मीणाकोर, मीणाकोर जो झाजपुर भीलवाड़ा में स्थान है ना, झाजपुर क्षेत्र की मीणाओं पर नियंत्रण करने के लिए इस मीणा कोर का गठन किया गया था। और इसका गठन हुआ था हमारा 1841 में। और किन किन को मिलाकर हुआ था? इनका गठन हुआ था 42वीं देवली रेजिमेंट, 42वीं देवली रेजिमेंट प्लस
43वीं एरनपुरा रेजिमेंट को मिलागा, एरनपुरा रेजिमेंट को मिलागा। तो ये कुछ अन्य में लिख लीजिए आप। हाड़ी रानी बटालियन अजमेर में है, शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू में है, और मीणा कोर ये जहाजपुर क्षेत्र के मीणाओं पर नियंत्रण रखने के लिए इसका गठन किया गया था। एक और है हमारी महाराणा प्रताप आर्म्स बटालियन प्रतापगढ़ में, है ना। 4th नंबर लिखना चाहो तो लिख लो, महाराणा प्रताप आर्म्स बटालियन, महाराणा प्रताप आर्म्स बटालियन, आर्म्स बटालियन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये कुछ अन्य बटालियन भी है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। अब बात करते हैं, ये सैनिक छावनियां हो गई। अब बात करते हैं राजपूताने में क्रांति का उद्भव, है ना। ये सभी बिंदु परिचय के अंतर्गत चल रहे हैं हम। तो लास्ट बिंदु और बचा है हमारा परिचय में क्रांति का उद्भव, फिर उसके बाद में राजपूताने में क्रांति कैसे आई, है ना। तो भारत के संदर्भ में थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, फिर बाद में राजपूताने के संदर्भ में सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह, उन पर हमारी चर्चा रहेगी। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्रांति का उद्भव, क्रांति का उद्भव। समझ लीजिए इसको पहले, है ना। देखिए, क्रांति का जो सबसे पहले उद्भव होता है वो होता है हमारा पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक सैनिक छावनी थी, बैरकपुर सैनिक छावनी। और बैरकपुर सैनिक छावनी में एक बटालियन थी 34वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं BNI के सैनिक थे हमारे मंगल पांडे। उस समय एक नई नई हमारी राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में होता क्या था, जो कारतूस लगाए जाते थे उन कारतूसों के ऊपर एक खोल होता था, और वो खोल किससे बना था? चर्बी से। गाय एवं सूअर की चर्बी का बना हुआ खोल उस कारतूस के ऊपर चढ़ा हुआ होता था। तो हमारे पांडे जी जो थे वो धर्म से हिंदू थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस मास्क से या चर्बी से बने हुए कारतूस को उस एनफील्ड राइफल में डालने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम इस राइफल में इस तरह के कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे। जब मंगल पांडे जी पर अंग्रेज अधिकारी थे हमारे दो, ह्यूसन तथा बोथ, दो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था ह्यूसन तथा बोथ, इनके द्वारा इन पर एनफील्ड राइफल को चलाए जाने का दबाव बनाया जाता है। जब इनको अधिक दबाव बनाया गया तो इन्होंने उस राइफल में कारतूस डालकर ही इन दोनों को, ह्यूसन तथा बोथ दोनों की क्या कर दी, इन्होंने हत्या कर दी। ये बात है हमारी 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे जी को क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और लगभग 8 अप्रैल, लगभग 8-10 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को क्या है, फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे हमारे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कहलाए गए। सबसे पहले इन्होंने कुर्बानी दी। उसके बाद में 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश में मंगल पांडे जी की फांसी का क्या होता है, विरोध होता है। और मेरठ के सैनिक इस फांसी का विरोध करते हुए और क्रांति का बिगुल बजा देते हैं, और फिर यहाँ से ये दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। उस समय दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो अंग्रेजों द्वारा लगभग 8 लाख रुपए इनको वार्षिक पेंशन अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। तो ये वार्षिक पेंशन पर उस समय थे अंग्रेजों के। तो उस समय ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, और अंतिम मुगल बादशाह क्रांतिकारी जो थे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, इनकी उम्र थी लगभग 90 वर्ष से अधिक थे, इनको क्रांति का नेता चुन लेते हैं। क्योंकि इनकी उम्र अधिक थी इसलिए वो क्रांति का नेता बनने से मना कर देते हैं। लेकिन इनके एक सेनापति थे बहादुर शाह जफर के, बख्तान खां, बख्तान खां नाम से इनके सेनापति थे। वो इनको कहते हैं कि तुमने अब तक की उम्र में ऐसा कोई अच्छा काम किया नहीं है, तो मरते मरते क्यों ना बुढ़ापे में ही एक अच्छा काम कर जाओ। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर जो है वो क्रांति के लिए हामी भर देते हैं, मतलब क्रांति का नेता बनने के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन होता क्या है, अंग्रेज जो है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लेते हैं और रंगून जेल, जो म्यांमार में है वर्तमान में, रंगून जेल भेज देते हैं, जहां पर बहादुर शाह जफर की क्या है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बहादुर शाह जफर के जो सेनापति थे बख्तान खां, बख्तान खां क्रांतिकारी
का नेतृत्व करते हैं और 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। ये तो थी हमारी केंद्रीय क्रांति। इस केंद्रीय क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को कहाँ पहुंचती है? राजपुताने में पहुंचती है। और सर्वप्रथम राजपुताने में कहाँ पहुंचती है? सर्वप्रथम राजपुताने में पहुंचती है ये एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास माउंट आबू सिरोही में। ठीक है। 1857 की क्रांति के दो कारण पूछे जाते हैं। एक तो आता है प्रमुख कारण क्या था और एक आता है तात्कालिक कारण क्या था। एक तो आता है प्रमुख कारण क्या था और एक आता है तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का राजपुताने के संदर्भ में देखें तो राजपुताने के संदर्भ में प्रमुख कारण तो ये था, प्रमुख कारण रहा था कि 15वीं अजमेर में, उस समय अजमेर में अंग्रेजों का शस्त्रागार था और अंग्रेजों के शस्त्रागार की जो सुरक्षा कर रही थी वो कर रही थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अंग्रेज जो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज देते हैं और नसीराबाद भेजने का जब कारण पूछा जाता है तो अंग्रेज जो अधिकारी है उस कारण की सही व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो फिर वहाँ पर नसीराबाद में ये क्या हो जाती है? क्रांति स्टार्ट हो जाती है। ये तो माना जाता है प्रमुख कारण। और तात्कालिक राजपुताने में जो कारण माना जाता है वो माना जाता है चर्बी वाले कारतूसों का एनफील्ड राइफल में प्रयोग। तो तात्कालिक कारण अलग है हमारा और प्रमुख कारण अलग है। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे अलग अलग से। अभी जो मैंने बोला एक बार उसको डायग्राम से समझ लो, फिर उसको थ्योरी के रूप में लिखवा दूंगा मैं। ठीक है। देखिए, एक थी हमारी बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी ये क्या थी? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वर्तमान में कोलकाता में है, कोलकाता। ठीक है। और यहाँ पर जो सैनिक थे वो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी थी? सैनिक टुकड़ी थी यहाँ पर 34वीं बीएनआई। बीएनआई का मतलब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे यहाँ पर मंगल पांडे। 34वीं बीएनआई के सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे। मंगल पांडे जी पर एनफील्ड राइफल का दबाव बनाया गया। एनफील्ड राइफल प्रयोग का दबाव बनाया गया। दबाव किन के द्वारा बनाया गया था? दो अंग्रेज अधिकारी थे हमारे, अंग्रेज अधिकारी थे दो, यूसन तथा बोथ या बोग, दोनों ही नाम आते हैं। यूसन तथा बोथ या बोग, बोथ नाम भी आता है और बोग नाम भी आता है, दोनों ही नाम आते हैं। इनके द्वारा दबाव बनाया जाता है। ठीक है ना। तो मंगल पांडे क्या करते हैं? इन दोनों की क्या कर देते हैं? हत्या। पांडे द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या। लिख लो, पांडे द्वारा हत्या। जब पांडे द्वारा हत्या हो जाती है तो 29 मार्च 1857 को ही पांडे जी को क्या है? गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। ठीक, दे दी जाती है। इस तरह से मंगल पांडे हमारे प्रथम शहीद कहलाते हैं क्रांति के। प्रथम शहीद 1857 क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे। ठीक है। ये तो घटना घटित हुई हमारी कहाँ पर? बैरकपुर छावनी, जहाँ पर सैन्य टुकड़ी थी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक मंगल पांडे द्वारा ये घटनाक्रम घटित हुआ था। बाद में 10 मई 1857 को कहाँ पर? मेरठ उत्तर प्रदेश में। मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश में विरोध होता है किसका? इस फांसी का। फांसी का विरोध कब होता है? 10 मई 1857 को। 1857 को पांडे की फांसी का विरोध।
पांडे की फांसी का विरोध, पांडे की फांसी का विरोध करते हैं और क्या करते हैं, क्रांति स्टार्ट कर देते हैं सैनिक। यहाँ के मेरठपुर के सैनिक क्या करते हैं, क्रांति चालू कर देते हैं, क्रांति स्टार्ट कर देते हैं। और बाद में ये सैनिक यहाँ से फिर कहां पर जाते हैं, दिल्ली। बाद में सैनिक फिर यहाँ से कहां जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। ठीक है ना। दिल्ली में आपको पता होगा, दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर थे, जो क्या थे, अंग्रेजों द्वारा लगभग 8 लाख वार्षिक पेंशन पर थे, है ना, पुस्तिका लिख लो। 8 लाख वार्षिक पेंशन इनको मिल रही थी, वार्षिक पेंशन, है ना, अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। तो क्रांतिकारी क्या है, बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर लेते हैं ना, क्रांतिकारी, ऐसे लिख लो, क्रांति का नेता घोषित, बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है। बाद में क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं तो अंग्रेज इन्हें रंगून जेल में डाल देते हैं, गिरफ्तार कर लेके। अंग्रेज मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर, मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर रंगून, रंगून वर्तमान में म्यांमार में ना, रंगून जेल में डाल देते हैं, डाल देते हैं, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है तो बाद में फिर क्रांति का नेता कुछ को बनाया जाता है। बहादुर शाह जफर के सेनापति थे हमारे बख्तान खां, है ना। तो बाद में सेनापति बख्तान खां क्रांति का नेतृत्व करते हैं, क्रांति का नेतृत्व करते हैं। ठीक है। ये तो थी हमारी केंद्र की बात भारत के संदर्भ में। यह जो सूचना है, ये जो क्रांति का घटनाक्रम स्टार्ट हुआ, यह सूचना 19 मई 1857 को कहां पहुंचती है, राजपुताने पहुंचती है। तो यहां पर बना लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। 19 मई 1857 को राजपुताने में क्रांति की सूचना सर्वप्रथम एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास माउंट आबू सिरोही पहुंचती है। सिरोही पहुंचती है। माउंट आबू सिरोही क्यों पहुंचती है, क्योंकि आपको पता होगा मई और जून महीने के लिए अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था। एजीजी का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में। इसलिए सूचना 19 मई को कहाँ पहुंचती है, माउंट आबू सिरोही पहुंचती है। ठीक है। जैसे ही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास माउंट आबू सिरोही में यह सूचना पहुंचती है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वो तुरंत, देखिए अंग्रेजों का शस्त्रागार था अजमेर में, तो अजमेर में सुरक्षा कर रही थी हमारी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और सबसे पहले जो विद्रोह किया गया था वो किया गया था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ही मंगल पांडे द्वारा, जो 34वीं बटालियन थी, है ना।
और यहाँ पर भी अजमेर में भी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का ही पहरा था। इसलिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि कहीं मंगल पांडे इनका जो भाई है, क्योंकि ये भी बंगाल के सैनिक, बंगाल की बटालियन के सैनिक हैं, तो ये विरोध ना कर दें और अजमेर में जो हमारा शस्त्रागार है उसको लूट ना लें। इसलिए पैट्रिक लॉरेंस जो है वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को वहां से हटा करके नसीराबाद भेज देते हैं। अजमेर से हटाकर कहाँ भेज देते हैं? नसीराबाद भेज देते हैं। जबकि अजमेर की सुरक्षा के लिए ब्यावर से 2 मेर लीजियन और कोटा से डीसा एवं यूरोपियन रेजिमेंट की सैनिक टुकड़ियां बुला लेते हैं और उनको कहाँ सुरक्षा के लिए? अजमेर की सुरक्षा के लिए रख लेते हैं। और अजमेर में जो सुरक्षा कर रही थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसको कहाँ भेजते हैं? नसीराबाद भेज देते हैं। जब नसीराबाद 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक को भेजा जा रहा था या भेज दिया गया था, तो नसीराबाद पहुंचने के बाद वहां का एक सैनिक था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का ही एक सैनिक था, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह द्वारा ये जो घटनाक्रम हुआ, उस घटना को पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, है ना। हमारे लगभग 4 यहाँ पर सैनिक थे, कर्नल न्यूबरी, है ना, प्रिचार्ड, कोल्टा वगैरह ये थे। इनसे पूछा गया कि मतलब हमें नसीराबाद क्यों भेजा गया है, तो वो उनसे उसका कोई खास कारण नहीं मिल पाया। जब कोई खास कारण नहीं मिल पाया तो क्रांतिकारियों ने, जो सैनिक थे, उन्होंने इन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। और राजपूताने में क्रांति स्टार्ट होने का प्रमुख कारण यही माना जाता है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर कहाँ भेजना? नसीराबाद भेजना। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर ये जो बात मैंने समझाई है, बोली है, उस पर चर्चा और करते हैं। लिख लिया होगा, मैं ऊपर से थोड़ा साफ कर दूं। ये तो केंद्र वाला था ना। अब बात कर लेते हैं राजपूताने के संदर्भ में। तो जैसे ही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास सूचना पहुंचती है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तुरंत अजमेर की जो सुरक्षा कर रही थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसको वहां से हटाकर कहां भेज देते हैं? नसीराबाद। तो लिख लीजिए, आगे लिखिए, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस अजमेर की सुरक्षा कर रही, अजमेर की सुरक्षा कर रही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं BNI, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज देते हैं। नसीराबाद भेज देते हैं, भेज देते हैं और अजमेर की सुरक्षा के लिए, और अजमेर की सुरक्षा के लिए ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट, 2 मेर रेजिमेंट तथा कोटा से डीसा, कोटा से डीसा और यूरोपियन, डीसा और यूरोपियन सैन्य टुकड़ियां, यूरोपियन सैन्य टुकड़ियां बुलाते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, जब ऐसा किया गया तो 15वीं BNI के सैनिक थे वो नाराज हो गए जब कारण पूछा गया, इसलिए राजपूताने में क्रांति स्टार्ट हो गई। इसलिए राजपूताने में क्रांति होने का प्रथम जो प्रमुख जो कारण है वो क्या माना जाता है? यही माना जाता है। तो आगे लिख लीजिए, राजपूताने में क्रांति होने का, राजपूताने में क्रांति होने का यही प्रमुख कारण माना जाता है, होने का यही प्रमुख कारण
माना जाता है। ठीक है, देखिए ये तो प्रमुख कारण है। तात्कालिक कारण क्या है? तात्कालिक कारण था हमारा ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल जो चलाई गई, और उन एनफील्ड राइफलों में जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग किया जाने लगा, तो वो हमारा तात्कालिक कारण था। नोट करके लिख लीजिए, यहीं पर नोट करके लिख लीजिए। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में, एनफील्ड से पहले जो राइफल चलती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना, तो ये था हमारा तात्कालिक कारण और ये था हमारा प्रमुख कारण। ठीक है, तो 1857 क्रांति के ये था हमारा क्रांति का उद्भव। 1857 क्रांति की जो मुख्य स्टार्ट होने की जो मुख्य तिथि रखी गई थी वो रखी गई थी 31 मई, लेकिन ये जो क्रांति है वो 31 मई से पहले स्टार्ट हो जाती है, 10 मई से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मेरठ में इसका विद्रोह हो जाता है ना। हालांकि क्रांति स्टार्ट होने की रूपरेखा बनाई गई थी बाकायदा, और उसके लिए एक कमल का फूल और रोटी, ये जो दो प्रतीक चिन्ह है वो बनाए गए थे। कमल के फूल का प्रयोग तो करते थे हमारे क्रांतिकारी, जबकि रोटी आदि का जो प्रयोग करते थे वो करते थे सामंत और जमींदार। तो ये दो बातें और लिख लीजिए, नोट में नोट लगा के लिख लीजिए। 1857 की क्रांति की जो नियत तिथि थी, जो नियत तिथि 1857 की क्रांति की, ऐसे लोग 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की नियत तिथि 31 मई 1857 रखी गई थी। 1857 रखी गई थी, लेकिन यह पहले ही स्टार्ट हो गई। लेकिन यह समय से पहले स्टार्ट हो गई। समय से पहले ही स्टार्ट हो गई। ठीक है, एक नोट करके और लिख लीजिए, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था, प्रतीक चिन्ह देखिए, एक तो रखा गया था कमल का फूल, कमल का फूल, कमल के फूल का उपयोग करेंगे हमारे क्रांतिकारी। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को कमल का फूल देगा, तो उसका मतलब आप समझ जाएं कि ये दोनों आपस में 1857 क्रांति के क्रांतिकारी थे। और रोटी का प्रयोग जो करेंगे वो करेंगे सामंत या जमींदार। रोटी का प्रयोग ये किसके लिए प्रतीक था? वो था जमींदार और सामंत के लिए, जमींदार और सामंतों के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी सामान्य परिचय में 1857 क्रांति की कुछ रूपरेखा। अब सामान्य परिचय के बाद 1857 क्रांति में अगला जो टॉपिक आता है वो आएगा हमारा सैनिक विद्रोह। तो आपको पता होगा राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। उन 6 सैनिक छावनियों में से केवल 4 ही सैनिक छावनियों में सैनिक विद्रोह हुए थे। ब्यावर और खैरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जिनमें कोई भी सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। हालांकि नीमच सैनिक छावनी देवली जो सैनिक छावनी थी उसमें जो विद्रोह हुआ था वो नीमच सैनिकों के द्वारा किया गया था। तो देवली में भी वहां के सैनिकों द्वारा विद्रोह नहीं हुआ था। तो मुख्यतः 3 ही है, लेकिन 4 में विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।